सोचो, एक लड़की जिसे बचपन से ही इनकॉम्पिटेंट यानी बेकार समझा गया, अपनी ही फैमिली ने इग्नोर किया, उसकी कोई वैल्यू नहीं समझी। लेकिन एक दिन अचानक उसकी जिंदगी कंप्लीटली चेंज हो जाती है जब उसकी शादी एक ऐसे इंसान से कर दी जाती है जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। आर्चड्यूक आइसबर्ग, एक वॉर हीरो जिसका रेप्यूटेशन बहुत ही रदरलेस है। सबको लगता है कि यह शादी उस लड़की की लाइफ को और भी खराब कर देगी। लेकिन सच क्या है? क्या वो सच में इनकॉम्पिटेंट है, या फिर सब लोग उसे गलत समझ रहे हैं? और जब वो इस ठंडी और डेंजरस दुनिया में एंटर करती है, तब धीरे धीरे एक ऐसी स्टोरी स्टार्ट होती है जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स, रोमांस और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स भरपूर हैं। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द बिलीव्ड इनकम्पिटेंट स्टेपमॉम की स्टोरी। तो एंड तक। मेरी ज्यादातर यादें एक बड़े से स्पेशियस मैंशन की दीवारों के अंदर ही गुजरी हैं, बिल्कुल अकेली। मेरे फैमिली ने मुझे एक पॉलिटिकल पॉन की तरह यूज किया और मुझे जबरदस्ती आर्च ड्यूक के घर शादी के लिए भेज दिया गया, जो एक वारमोंगर के नाम से मशहूर था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी किस्मत मुझे यहाँ तक ले आएगी। हम एक दिन भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकते थे, न मैं न वो। ये सब कोई गलती लग रही है। कुछ महीने पहले ड्यूके सोनेबर्ग के घर पर डाइनिंग टेबल का सीन होता है। वहां हमारी फीमेल लीड इल्हा गलती से एक फोर्क गिरा देती है। उसकी बहन कलिन कहती है, डियर सिस्टर, थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहो। फिर हम इल्हा और कलिन की माँ को देखते हैं, जिनका नाम क्लॉडिया है। इल्हा, मुझे माफ करो, ये 6 महीने बाद पहला फैमिली डिनर है। काफी ऑकवर्ड और स्टाइफलिंग लग रहा है। तब इल्हा के पापा ड्यूक वॉरेन कहते हैं, खुद को संभालो। इतनी क्लम्सनेस उस लड़की को सूट नहीं करती जो 1 महीने बाद आर्क डुक से शादी करने वाली है, जो बिल्कुल आइसबर्ग जैसा ठंडा है। इल्हा हैरान होकर कहती है, शादी? आप क्या कह रहे हो? आर्चड्यूक आइसबर्ग, अगर मुझे सही याद है, वो कभी एक हीरोइक फिगर था जिसने सर्विल एम्पायर और विनिगोरिया किंगडम के बीच चल रही लंबी वॉर को खत्म करने में मदद की थी। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि उसने बैटलफील्ड पर फ्रेंड हो या फॉ, सबको बिना फर्क किए आइस स्टैच्यूज में फ्रीज कर दिया था। इसी वजह से अब उसे वॉरमॉन्गर के नाम से भी जाना जाता है। ये तक क्लेम्स हैं कि उसने फैमिली का हेड बनने के लिए अपने एल्डर ब्रदर को भी मार दिया। उसके बारे में बहुत सारी रूमर्स घूम रही हैं और हर एक रूमर पिछले से ज्यादा डिस्टर्बिंग है। क्या मुझे ऐसे डरावने इंसान से शादी करनी पड़ेगी? उसके डैड के डिसीजन पर कोई डिस्कशन नहीं है। ये सब हिज मैजेस्टी के ऑन ऑर्डर से डिसाइड हुआ है। एक आर्चड्यूची का हेड हमेशा बैचलर बनकर नहीं रह सकता। तुम्हें उसकी पार्टनर के लिए चूज किया गया है क्योंकि तुम्हारी एज और स्टेटस सूटेबल है। मैंने तुम्हें नहीं बताया था? तुम्हें पता नहीं था? अच्छा, अब तुम्हें पता चल गया। मैक श्योर तुम इसके लिए प्रिपेयर्ड हो। फादर, प्लीज एक मोमेंट वेट कीजिए। अगर ऐसा ही है तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा और प्रिपरेशंस को खुद ओवरसी करूंगा। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं। अब ये कन्वर्सेशन खत्म हो चुकी है डियर फादर। लेकिन चलिए मेरी आने वाली बर्थडे पार्टी के बारे में बात करते हैं। मुझे यकीन है कि कलीनी की पार्टी मेरी शादी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यू है। नहीं, बात उससे भी ज्यादा है। उन लोगों के लिए कोई ऐसा इंसान जिसका सिर्फ होना ही अजीब लगता हो। हमेशा से ऐसा ही रहा है। फिर हमें पस्ट का एक सीन दिखाई देता है जहां इल्शा अपने बेड पर है। क्या हो रहा है? फिर वो गेटे तक चल कर जाती है और देखती है कि सर्वेंट्स इधर उधर जा रहे हैं। इल्शा एक मेड से पूछती है, आज कोई स्पेशल ओकेजन है क्या? मेड जवाब देती है, हाँ ऑफ कोर्स, आज लेडी कलिनी की बर्थडे पार्टी का दिन है। ओह, लेडी इल्शा आप भी अटेंड करेंगी ना? मैं ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ, इसलिए मुझे मना करना पड़ेगा। फिर इल्शा वापस बेड पर चली जाती है और कुछ मैड की गॉसिप सुनाई देती है। तुम्हें पता है ना, दोनों यंग लेडीज अलग अलग मदर्स से पैदा हुई थी। अब जब तुमने बात की है, क्या आज लेडी इल्शा का भी बर्थडे नहीं है? लेडी इल्शा के लिए कभी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं की गई क्योंकि उनका बर्थडे उसी दिन आता है जिस दिन इस घर की पिछली लेडी की डेथ हो गई थी। मेरी मदर मेरी बर्थ के टाइम ही गुजार गई थी। मेरे फादर की सेकंड वाइफ क्लॉडिया मेरी स्टेप मदर है। उनकी शादी के बाद 1 साल भी प्रॉपरली नहीं हुआ था कि मेरी हाफ सिस्टर कैलिन पैदा हो गई। उस टाइम में एक इग्नोरेंट बच्चा था। मैं हमेशा सोचता रहता था कि मेरे फादर और स्टेप मदर मुझे क्यों अवॉइड करते हैं, लेकिन अब मैंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। वैसे भी अब इसके बारे में मैं कुछ कर नहीं सकता। डियर सिस्टर कैंडिस, अब जब मेरी पार्टी के सारे डिटेल्स सॉर्ट हो चुके हैं तो एक फाइनल प्रॉब्लम रह गई है। मेरी डियर सिस्टर,
मुझे डाउट है कि क्या वह सच में आर्च ड्यूक की वाइफ जैसे इंपॉर्टेंट रोल के लिए फिट है। वो टू प्रॉपरली मैजिक भी यूज नहीं कर पाती। सच कहूं तो एल्सा मैजिक और एटिकेट दोनों में ही काफी वीक है। ये काफी वरिंग बात है। हम बस यही होप कर सकते हैं कि वह आर्च ड्यूक के सामने हमारी फैमिली को शेम न कर दे। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम कैलिन को आर्चड्यूची भेज सकते हैं। कैलिन, मैं कंट्री साइड में रहना नहीं चाहती। हिज मदर, ऑफ कोर्स हम ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी चांस नहीं है कि हम अपनी प्रेशियस कलिन को उस गांव के बर्बेरियन को दे दें। हमारी प्रेशियस कलिन? हाँ, ओह, ये बात मुझे याद दिला रही है। मेरे डियर फादर, क्या आपने सुना? मेरी डियर सिस्टर को यहाँ सब लोग प्यार से टोनेबर्ग फैमिली के नेक का एल्बर्ट्रॉस बुलाते हैं। इस रेट से तो मुझे भी उसकी वजह से एक लाफिंग स्टॉक बनना पड़ेगा। एल्शा, मेरी वजह से? हिज मदर, ये सच है कि ये सिर्फ एल्शा का प्रॉब्लम नहीं है। ये मैटर पूरी टोन्नेबर्ग फैमिली से रिलेटेड है। ड्यूक, इंडीड। एल्शा, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। एल्शा, तुम्हारा ये एटीट्यूड बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। एल्शा, मुझे लगता है आप सही कह रहे हो। अगर मैं आर्च ड्यूक के हाउस में इसी एटीट्यूड के साथ शादी करूंगी तो ये सिर्फ हमारी फैमिली के लिए नहीं बल्कि पूरे किंगडम के लिए डिस्ग्रेस होगा, है ना? ओह, लेकिन क्या आप भूल गए कि मैं ऐसी क्यों बन गई? बिल्कुल सही। आपने मेरे सारे प्राइवेट ट्यूटर्स हटा दिए और उन्हें अपनी प्रेशियस लेडी कैलिन को दे दिया। एल्शा, मेरे मैरिज का डिसीजन लेना बिना मुझे कुछ बताए। बस एक और तरीका है डीरेस्ट कैलिन को प्रोटेक्ट करने का, बिना हिज मैजेस्टी के सामने अपनी इज्जत खोए। मैं कभी भी आपके लिए एक कन्वीनियंट टूल से ज्यादा कुछ नहीं थी। मदर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने फादर को इंसल्ट करने की? एल्शा, इंसल्ट? ऐसा सोचना भी मत। मैं बस वैसे ही फैक्ट्स बता रही हूं जैसे वो हैं, बिना किसी ऑफेंस के। वैसे भी मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता कि आप इतने टाइम से मेरा यूज करते आए हो। बस एक ही बात है जो मैं कहना चाहती हूँ। अगर आप हर स्टेप पर मुझे हिंडर करते रहोगे तो फिर कभी कभी अगर आपको अपनी ही मेडिसिन का टेस्ट मिल जाए तो कंप्लेन मत करना। मैं तो आपकी असिस्टेंस का वेट कर रही हूँ परफेक्ट वेडिंग प्रिपेयर करने में, जो एक मंथ बाद होने वाली है। एल्शा, परफेक्ट। ये कहना तो मैं चाहूंगी लेकिन सच में ये ट्रुथ से काफी दूर है। लेकिन कम से कम अरेंजमेंट्स टाइम पर हो गए। मार्सी, प्लीज मैट्रो। मेन दिल से अप्रिशिएट करती हूँ सब कुछ जो तुमने अब तक मेरे लिए किया है। बस थोड़ा सा और मेरे साथ बेयर कर लो। माई लेडी, आई सपोज अब टाइम आ गया है फेयरवेल बोलने का। उसने इतने टाइम तक मेरी अच्छी सर्विस की है, इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं अपनी कुछ ही बैलेंसिंग्स भी साथ नहीं ला पा रहा हूँ जो मैंने उसके पास ट्रस्ट करके रखी थी। मैं उस वोमेंजर के साथ रह भी नहीं सकता। बस उसके बारे में सोचकर ही मुझे बहुत एंग्जाइटी होने लगती है। लेकिन कम से कम एक अच्छी बात है, मैं फाइनली उस घर से बाहर आ गया हूँ। और शायद, बस शायद, मैं आर्चडुक के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना पाऊंगा। फिर हम फाइनली मैंशन तक पहुंच गए और वहां एक बटर खड़ा था। योर ग्रेस, मुझे उम्मीद है आपकी जर्नी अनइवेंटफुल रही होगी। मैंने उसके बारे में काफी स्टोरीज सुनी है, लेकिन यहाँ सच में बहुत ज्यादा स्नो है, तो आज से ये मेरा नया होम है। मैं हिज एक्सेलेंसी को कहाँ फाइंड कर सकता हूँ? मैंने बटर से पूछा। बटर बोला, उसके बारे में। तभी मैंने उसके पीछे 2 बच्चे देखे। एक ब्लू हेयर वाला चाइल्ड बोला, अपनी आइडेंटिटी बताओ। मैंने कहा, मैं हिज एक्सेलेंसी की ब्राइड हूँ। नो वे ईव। ब्लू हेयर वाला बच्चा, उसके हाथ में मैजिक है। और सुनो, मैंने तो ये भी नहीं सुना कि हिज एक्सेलेंसी शादी कर रहे हैं। और अगर ये सच भी हो तो भी कोई चांस नहीं कि वो तुम जैसे किसी को चूज करे। क्या मेरे जैसे? मैं भी ये सोच रहा था, लेकिन क्या मेरे अंदर कुछ अजीब है? ब्लू हेयर वाला लड़का, तुरंत यहां से निकल जाओ तुम धोखेबाज। मैं तो अभी यहां आया ही था और इतनी जल्दी में इस मेस में कैसे फंस गया? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम बच्चे हो कौन? नाउ सब लोग काम डाउन हो जाओ और बात करके सॉल्व करते हैं, ओके? सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करूंगी अगर तुम वो डेंजरस स्पेल हटा दो जो मुझे टारगेट कर रहा है। ये ब्लू हेयर वाला चाइल्ड, क्या इतने लेवल की मैजिक तुम्हें सच में डरा रही है? अगर तुम कोई कॉमनर होते तो मैं समझ सकती थी, लेकिन इतनी पावरफुल स्पेल कैसे किसी नोबल को थ्रेटन कर सकती है जो खुद को आर्कड्यूक की ब्राइड बोल रहा हो? सच कहूं तो मैं मैजिक में इतनी प्रोफिशिएंट नहीं हूं, लेकिन मैं वाकई आर्चड्यूक की ब्राइड हूं और एक प्रेस्टिजियस ड्यूक की बेटी भी हूं। चाइल्ड, मैं कसम खाता हूं ये सच है, मेरे बारे में काफी हो गया। मैं तो खुद कंफ्यूज्ड हूं कि तुम दोनों कौन हो। चाइल्ड, काया, तुम्हें पता ही नहीं हम कौन हैं? बटलर, ये फॉर्मर आर्चड्यूक के बेटे हैं, मास्टर विल्बर्ट,
और मास्टर ह्यू अभी यह करंट आर्कड्यूक की केयर में रह रहे हैं। अगर मुझे सही याद है तो फॉर्मर आर्कड्यूक करंट आर्कड्यूक के बड़े भाई थे। सो आर्च ड्यूक ने अपने नेफ्यू को अडॉप्ट कर लिया। उन्होंने मुझे इतनी इंपॉर्टेंट बात के बारे में अंधेरे में क्यों रखा? रुको, इसका मतलब क्या मैं उसकी स्टेपमॉम बनने वाली हूँ? फिर हमें एक ब्लू हेयर वाला बच्चा दिखाई देता है। उसका नाम विल्बर्ट है। वो गलती से अपनी मैजिक एल्शा की तरफ थ्रो कर देता है। ओह नो! फिर हम देखते हैं कि एल्शा के गाल के पास मैजिक लग जाती है। उसके गाल के बगल में एक छोटा सा स्क्रैच आ जाता है और वहां से थोड़ा सा ब्लड भी निकालने लगता है। ईक, तुम मुझसे ज्यादा परेशान क्यों हो? अटैक तो तुमने मुझ पर किया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दोनों बचपन से काफी क्लोज थे। बड़ा भाई विल्बर्ट तुरंत अपने छोटे भाई ह्यू को अपने पीछे छुपा लेता है। वो बस अपने यंगर ब्रदर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, इसीलिए वह इतना ज्यादा वरीड हो जाता है, जबकि वह खुद अभी सिर्फ एक बच्चा है जो एक छोटी सी कट की वजह से डर गया है। फिर एल्शा बैठ जाती है और कहती है, प्लीज मुझे माफ करो, मैंने तुम्हें डरा दिया। इट्स अ प्लेजर टू मीट यू यार। मेरा नाम एल्शा है। क्या मैं आपके नाम जान सकती हूँ? बहुत इज्जत होगी मुझे। मैं विल्बर्ट हूँ और ये मेरा भाई ह्यूग है। ह्यू, तेरा चेहरा पे वो चोट लगी थी ना? विल्बर्ट, ह्यू, मास्टर ह्यू, अरे प्लीज टेंशन मत लो, बस छोटी सी स्क्रैच है, मैं बिल्कुल फाइन हूं। हाँ विल्बर्ट, ओह ओह, अभी फाइन नहीं हूं, सॉरी यार। हाँ विल्बर्ट, ओह सडनली तुम सब पे अटैक कर दिया, बहुत सॉरी। और ऑब्वियसली तेरे चेहरे को चोट पहुंचाने के लिए भी माफी। तेरा जख्म ठीक करवा देते हैं। प्लीज अंदर आ जाओ हमारे साथ। थोमा को छोटा मोटा ट्रीट मत करो ऐसे। थोमा, जैसे आप चाहो मास्टर। विल्बर्ट, इस तरफ प्लीज लेडी एल्शा। एल्शा, इतना पेशेंस रखने के लिए थैंक यू। एक दो बैंडेज तो लग ही सकता था, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा हो गया ना? क्या लगता है तुझे? बटर, थोड़ा एक्सेसिव लग सकता है आपको, लेकिन मास्टर विल्बर्ट की माँ की तबीयत बहुत नाजुक थी। छोटी से छोटी चोट से भी वह बेडराइडन हो जाती थी अक्सर, इसलिए ये सीन बिल्कुल इमोशनल लग रहा है। ह्यूग को चोट लगी, गुस्से में अटैक कर दिया, फिर पछतावा हो रहा है, और फैमिली में माँ की पुरानी कमजोरी की वजह से सब ज्यादा केयरफुल हो रहे हैं। तो प्लीज मास्टर विल्बर्ट की मेंटल पीस शांति के लिए थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। एशा, ओह, तो इसी वजह से उन्होंने इतनी छोटी उम्र में अपने पेरेंट्स को खो दिया था और उन्हें मौजूदा आर्चड्यूक ने पनाह दी, एक ऐसा आदमी जिसे द वॉरमॉन्गर के नाम से जाना जाता है। बटलर, मैं एक बार फिर उनकी हरकतों के लिए माफी मांगता हूँ। हमने सोचा था कि लॉर्ड के वापस आने पर हम यंग मास्टर को सब कुछ समझा देंगे, लेकिन उनका एक्सपेडिशन यात्रा उम्मीद से ज्यादा लंबा खींच गया है। इसके अलावा हम सर्वेंट्स को सिर्फ इतनी जानकारी दी गई थी कि उनकी होने वाली दुल्हन अगले साल की शुरुआत में आएंगी। एशा, अगले साल? इस साल के खत्म होने तक नहीं? मैं तो इस साल के अंत से पहले शादी की तैयारियां खत्म करने की जल्दी में थी। ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। बटलर, ये सारी सिचुएशन मेरी लापरवाही, इनकॉम्पिटेंस की वजह से हुई है। मैं दिल से माफी मांगता हूं। ईशा, वैसे भी ये पूरा मैरिज अरेंजमेंट काफी सडन था, तो ये समझना मुश्किल नहीं है। खैर, सबसे जरूरी बात यह है कि हिज लॉर्डशिप कब तक वापस आएंगे। बटलर, उनके लौटने की ओरिजिनल डेट पिछले हफ्ते की थी। हालांकि हमें एक लेटर मिला है जिसमें बताया गया है कि उन्हें लौटने में अभी कुछ वक्त और लगेगा। हमें तब से कोई नया अपडेट नहीं मिला है। एल्शा, मेरे भगवान, क्या उन्हें बच्चों की कोई चिंता नहीं है? बटर, बिल्कुल इसके उलटे। मेरे मालिक, माय लॉर्ड, अपने नन्हे मास्टर से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसे हालात बन गए हैं कि वो घर पर ज्यादा वक्त नहीं बिता पा रहे। माना कि जंग, वॉर खत्म हो चुकी है, पर दो देशों के बीच बॉर्डर पर अभी भी माहौल काफी गर्म है। पहले लॉर्ड के पेरेंट्स इसी मैनर में उनके साथ रहते थे, पर पिछले कुछ समय से उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह एक गर्म इलाके, वार्मर रीजन के विला में अपनी रिकवरी पर ध्यान दे रहे हैं। एल्शा, मैं समझ गई, तो वह उन्हें बहुत प्यार करते हैं। इंटरेस्टिंग। कैपिटल में जो अफवाहें, रूमर्स उड़ रही हैं, उनसे उनकी असलियत का पता नहीं चलता। फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने बच्चों को ऐसे अकेला छोड़ दिया। बस इतना ही। फिर एल्शा विल्बर्ट के कमरे में जाती है। एल्शा, अब वक्त आ गया है कि हम पुरानी गलतफहमियों
मिसअंडरस्टैंडिंग्स को पीछे छोड़ दें। आखिरकार आज से हम एक परिवार बनने जा रहे हैं, तो क्या हम एक दूसरे को जानने से शुरुआत करें? विल्बर्ट, देखो, तुम्हें मेरी गुड साइड में आने की कोई जरूरत नहीं है। चिल करो और वही करो जो तुम चाहती हो, कम से कम तब तक जब तक हिज एक्सेलेंसी वापस नहीं आ जाते। ये बोलकर विल्बर्ट वहां से चला जाता है। एल्शा, वैसे भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि पहली बार में ही सब परफेक्ट हो जाएगा, पर ये जान लो, मैं एक दो बार इग्नोर होने पर हिम्मत नहीं हारने वाली। एल्शा, मन में, ये तो खत्म ही हो गया। मैं चाहे जो भी करूं, मैं हमारे बीच का ये फासला, गैप कम नहीं कर पा रही हूं। खैर, प्रॉब्लम का एक हिस्सा ये भी है कि मुझे उनसे बात करने का कोई सही वक्त ही नहीं मिल रहा। वो अभी सिर्फ बच्चे हैं, फिर भी उनका स्केड्यूल इतना पैक कैसे है? वो साफ तौर पर मुझे कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं। अगर मैं उन्हें मेरे साथ कंफर्टेबल कर पाऊं तो शायद उन्हें आर्किड्यूक के बिना इतना अकेला महसूस ना हो। इससे मुझे भी इस मैनर में रहने में थोड़ा बेहतर लगेगा। मेरे दिमाग में तो ये आइडिया काफी जीनियस लग रहा था। एल्शा, तो फिर मुझे कुछ ऐसा ढूंढना होगा जिसे वो रेजिस्ट ना कर सकें। फिर एल्शा मेड्स के पास जाती है। मेड, मास्टर विल्बर्ट का फेवरेट फूड? लेट्स सी। मास्टर विल्बर्ट काफी पिकी हैं और उनकी एपिटाइट भी कम है। वह अक्सर अपना खाना अधूरा छोड़ देते हैं। रही बात मास्टर ह्यू की, वो उन्हें परोसा गया कुछ भी खा लेते हैं। उनकी कोई खास प्रेफरेंस नहीं लगती। वेल, मास्टर ह्यू तो सही से एल्शा, प्लीज उसके बारे में चिंता मत करो। एक पिकी है और दूसरा बिल्कुल अलग। हम, एल्शा, मन में, मैं पूरे मैनर में जानकारी, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने निकली, पर ऐसा लगता है कि वो किसी के भी सामने खुलकर बात नहीं करते। आखिर में मुझे उनकी पसंद नापसंद के बारे में कुछ खास पता नहीं चला। आई गेस मैं अकेली नहीं हूं जिसके सामने उन्होंने अपनी दीवार गार्ड खड़ी कर रखी है। मैं उस फीलिंग को बहुत अच्छे से जानती हूँ। एल्शा, ये सब इतनी आसानी से नहीं होने वाला जितना मैंने सोचा था। फ्यूचर काफी धुंधला ब्लैक दिख रहा है। मेड, कैरेट केक। एल्शा, इस मैनर के सारे सर्वेंट्स इतने मस्कुलर क्यों हैं? आई वंडर अगर वो अपने लॉर्ड पर गए हैं। तभी एल्शा की इमेजिनेशन में एक मस्कुलर मेड दिखाई देती है। एल्शा, यस, कैरेट केक, इसके बारे में क्या? मेड, मास्टर विल्बर्ट को कैरेट केक बहुत पसंद हुआ करता था। वो अपना नापसंद खाना भी खा लेते थे अगर उन्हें पता होता कि बाद में कैरेट केक मिलने वाला है। अनदर मेड, हाँ, ये सच है अब जब तुमने मेंशन किया। मगर जब से हर लेडीशिप, मेरा मतलब है लेडी क्लारा, गुजरी हैं, उन्होंने फिर कभी कैरेट केक को हाथ नहीं लगाया, चाहे हमने उनके लिए कितनी बार भी क्यों ना बनाया हो। एल्शा, आई सी, डैंग इट, ऐसे नहीं। आज वो दिन है जब हम आखिरकार बात करेंगे। विल्बर्ट, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। एल्शा, तुम काफी पहले पीले दिख रहे हो। क्या तुम ठीक हो? तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें खुद पर इतना दबाव नहीं डालना चाहिए और थोड़ा आराम करना चाहिए। तभी विल्बर्ट उसका हाथ गुस्से में हटाता हुआ बोलता है। विल्बर्ट, स्टॉप दैट, मुझे अकेला छोड़ दो। विल्बर्ट, मैं एक दिन आर्चड्यूक का टाइटल इनहेरिट करने वाला हूं। क्या मुझे उसके लिए अभी से पढ़ाई नहीं करनी चाहिए? तुम जैसी एक हैप्पी गो लकी प्रिंसेस के पास कोई हक नहीं है मेरी लाइफ को क्रिटिसाइज करने का। तुम तो मैजिक तक यूज नहीं कर सकती। ये सुनकर एल्शा कमरे से बाहर चली जाती है। विल्बर्ट, हे, तो यही इसकी लिमिट है, बिल्कुल बाकी सबकी तरह सुपरफिशियल दिखवाती। तभी एल्शा वहां वापस भागकर आती है और कहती है, एल्शा, इट्स डन। विल्बर्ट, तुम्हें हुआ क्या है? क्या डन? ओ, कैरेट केक, ये तो मैं इसे ट्राई नहीं करने वाला। एल्शा, प्लीज बस एक बार ट्राई करके देखो। फिर विल्बर्ट उस केक में से स्लाइस काट कर खाने लगता है।